ओके, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा है द करंट इन ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 5 हेनरी, यानी कि गिवन डेटा में जो हमारा दे रखा है, गिवन डेटा में वो हमारा है सेल्फ इंडक्टेंस को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा 5.0 हेनरी दे रखा है। इंक्रीज ऑफ द 0 टू करंट चेंज इन करंट, जो हमारा करंट चेंज होगा वो हमारा चेंज इन करंट कितना है, हमारा 0 टू 4.0 एम्पियर। ठीक है, ओके। द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर इन द कॉइल विल बी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी stored stored in the coil, stored in the coil। आपको पता है अमाउंट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू 1/2 L I स्क्वायर। ये चेंज इन करेंट्स के फॉर्म में है, ठीक है ना। आप लिख सकते हो U इक्वल्स टू 1/2 L, और ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। अब देखिए U इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक, ओके, माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आपका जाएगा U इक्वल्स टू 1/2 इंटू 5 इंटू 16, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 8 टाइम्स हो गया, और U इक्वल्स टू 8 5 जा 40, और ये आपका हो जाएगा 40 जूल। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा है हमारा। करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ओके, 40 जूल इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 को हम डिस्कस करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑक्सिलेटिंग एलसी सर्किट इज, देखिए, इन अ रेजोनेंस कंडीशन, इन द रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन में क्या हो जाता है, आर इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, जो एक्सएल होता है वो इक्वल टू हो जाता है एक्ससी के, और जो एक्सएल होता है वो आपका इक्वल होता है ओमेगा एल के, एक्ससी जो आपका होता है वो 1/ओमेगा सी के। ओके, ओके, देन मैंने क्या किया, मैंने रखा यहाँ पर ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा मेरा एंगुलर फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1/एल सी हो गया। तो ध्यान से देखिए, ओमेगा मेरा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा की जो वैल्यू है वो 2 पाई एफ के इक्वल है। तो ये मेरा हो जाएगा एफ स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल्स टू 1/4 पाई स्क्वायर एल सी। तो एफ इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक, ये रिलेशन होता है ऑक्सिलेशन में फ्रिक्वेंसी का, ठीक है ना। ओके, तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन होंगे उनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शंस में हमारा दे रखा होगा वो एंगुलर हमारी फ्रिक्वेंसी का रिलेशन ये होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो आपका आंसर है वो ए, पहले मैं ए पर ही डाल देता हूँ कि एफ इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। अगर जो भी बच्चा एफ इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट 2 पाई एल सी करेगा वो भी रॉन्ग है। एफ इक्वल्स टू 1/अंडर रूट का 2 पाई एफ सी एल सी करेगा वो भी रॉन्ग है, और नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ए, इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। डिस्प्लेसमेंट करंट वाज डिफाइंड एज, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो क्या होता है, ठीक है, किसने डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्प्लेसमेंट करंट आर डिफाइंड एज, देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट को जो डिफाइन किया वो मैक्सवेल थे। अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल लॉ, अकॉर्डिंग
टू द मैक्सवेल्स लॉ। मैक्सवेल लॉ क्या था? मैक्सवेल लॉ था आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट 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 फील्ड फील्ड। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चंस में द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल आई इज, यानी कि नॉर्मल आइज के लिए जो नॉर्मल जो लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम जो डिस्टेंस होती है नॉर्मल आइज के लिए, वो कितना होता है? ठीक है ना। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? देखिए, ओनली ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स जो लेंस होते हैं वो इसके लिए यूज किए जाते हैं। हैज, क्योंकि हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस है, हैज हाई पॉजिटिव होता है, हाई पॉजिटिव पावर, हम काफी दूर से देख सकते हैं और इसमें हाई पॉजिटिव पावर्स होती है। ठीक है ना। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब मुझे क्या करना है कि इसमें बताना है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है। ठीक है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हम बचपन से 9th में भी पढ़ा था, हमने 10th में भी पढ़ा था। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर इन अडल्ट। अडल्ट में ये होता है अडल्ट। ठीक है, एंड इन काइंड ऑफ किड्स इट वेरीज फ्रॉम, किड्स में जो ये होता है आपका वेरीज फ्रॉम 5 to 8 सेंटीमीटर्स होता है। ओके, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हम देखते हैं कि अडल्ट्स के लिए ही दे रखा है, तो हमारा 25 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। ओके, 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अगर हमें किसी कॉन्वेक्स लेंस की पावर, ठीक है ना, पावर दे रखी है, गिवन डेटा में हमारा दे रखा है कि जो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है आपकी, कॉन्वेक्स लेंस की पावर हाई होती है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंसेस, तो ये होता है हमारा P इक्वल्स टू प्लस का 4D, 4D के बराबर होता है। ठीक है ना। ओके, और पावर इक्वल्स टू फोकल लेंथ का कैसा होता है? रेसिप्रोकल होता है, इट्स फोकल लेंथ। अब देखिए पावर, पावर P इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो F इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा, ठीक है ना, 100 अपॉन 4, यानी कि मेरा जो निकल के आएगा 25, ठीक है ना, सेंटीमीटर निकल के आएगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो 25 सेंटीमीटर है, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस तरीके से लिखा है, इन ए मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड, ये डेटा में, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड, रेड का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1.51। ठीक है, रेड हो गया। वॉलेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, वॉलेट कलर का, वो हमारा 1.61। एंड येलो कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, येलो का, वो हमारा दे रखा है 1.59। ओके, रेस्पेक्टिवली द डिस्पर्शन पावर ऑफ द मटेरियल विल बी। अब देखिए, जो डिस्पर्शन पावर होती है, ठीक है ना, डिस्पर्शन पावर को, डिस्पर्शन पावर ये आपकी होती है ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू आपका जो होता है, ठीक है ना। ओके,
ओमेगा इक्वल्स टू आपका होता है रेड माइनस, ठीक है ना, ओके सॉरी, वॉलेट माइनस रेड होता है आपका, ठीक है, ओके, वॉलेट माइनस रेड, वॉलेट माइनस रेड अपॉन आपका होता है येलो माइनस वन, ये आपका फॉर्मूला होता है, ओके। चलिए इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू को पुट करते हैं और वैल्यू को पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। वॉलेट की वैल्यू हमारी है 1.61 और रेड्स की हमारी वैल्यू है 1.51 और येलो की जो हमारी वैल्यू है वो 1.59 माइनस वन। जैसे ही हमने इसे सॉल्व किया तो ओमेगा इक्वल्स टू हमारा अप्रोक्स 0.169 के अप्रोक्स आ गया, ठीक है, ओके। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा 0.169, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस तरीके से देखा है कि इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ यूज्ड लाइट, यानी कि यूज्ड लाइट की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है एंड डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज टेलीस्कोप्स, देन द रिजॉल्विंग पावर्स का जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक, ओके। देखिए ध्यान से कि अकॉर्डिंग टू द, ठीक है ना, लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग या फिर रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन टेलीस्कोप, ठीक है। रेजोल्यूशन टेलीस्कोप का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी। आपका इसमें करेक्ट ऑप्शंस आप रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो हमारा जो डी होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 2017 के पेपर में डी इज द करेक्ट ऑप्शन था और हमारा 1.22 डी बाई लेमडा था, इसमें इसमें वन था, इसमें लेमडा बाई डी था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो हमारा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है ना, ओके। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 1.5, आपकी लाइट की वेवलेंथ जो आपकी है वो 1.5 है, ओके। नहीं, ये थोड़ा सा चेंजेस हो गया है इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर 6000 angstrom wavelength and light is 1.5, the wavelength of the light in glass will be, okay। अब हमने क्या किया, देखिए गिवन डेटा हम देख लेते हैं। गिवन डेटा, गिवन डेटा में हमारी क्या दे रखी है, वेवलेंथ आपकी जो दे रखी है, ठीक है ना, वेवलेंथ जो हमारी एयर में वेवलेंथ है वो हमें दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम, ओके। एंड हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना है, 1.5 है, ठीक है, ओके। अब वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द गिवन विस, अब वेवलेंथ ऑफ लाइट, अब लाइट की जो हमें किसी मीडियम की जो वेवलेंथ है, लाइट की वेवलेंथ है ये हम निकालेंगे लैम्डा एयर अपॉन म्यू के रेस्पेक्ट में, क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए जो म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के रेशियो के बराबर होता है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, नो चेंज फ्रीक्वेंसी, और सी यू कॉस टू क्या होता है, स्पीड यू कॉस टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि म्यू लैम्डा के इक्वल होती है, यानी कि ये म्यू लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना, म्यू लैम्डा अपॉन ये भी हो जाएगा म्यू लैम्डा, ये किसी मीडियम के लिए है और ये एयर के लिए, तो म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो जाता है, इस फॉर्म में हमारा आ गया। तो हमने क्या किया, म्यू इक्वल्स टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा किसी मीडियम के लिए, ठीक है ना, ओके। इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर रख दिया और यहाँ रखने के बाद इस फॉर्मूले में जैसे ही हमने वैल्यू पुट की 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1.5,
तो देखिए ये जो वैल्यू हमारी आ रही है लैम्डा वन इक्वल्स टू, हमारी जो वैल्यू आएगी वो 4000 एंगस्ट्रॉम्स हमारी कमी वैल्यू आएगी। बिकॉज रीजन क्या है कि आपको वैसे भी पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट्स होती है वो सबसे ज़्यादा वैक्यूम्स में होती है, ठीक है ना। ओके, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम वैक्यूम्स में होगी अदर मीडियम्स के कंपैरिजन में। तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है वो देखिए हमारा 4000 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन हमारा है कि द बीट मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इज, जो हमारा बीट मोनोक्रोमेटिक सोर्स है वो सबसे बेस्ट सोर्स जो हमारा होता है वो सोडियम लैंप होती है। बीट मोनोक्रोमेटिक, द बेस्ट मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इज नंबर फर्स्ट आपका होता है सोडियम लैंप, सोडियम लैंप। नंबर सेकंड होता है लेजर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस में कौन से दे रखे हैं। तो हमारे पास कैंडल दे रखा है, बल्ब दे रखा है, मर्करी ट्यूब्स दे रखी हैं एंड लेजर दे रखा है। तो सोडियम नहीं है तो लेजर है, तो लेजर से ही काम चलाएंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। द पोलराइजिंग एंगल ऑफ अ मीडियम, जो हमारा गिवन डेटा है इसमें पोलराइजिंग एंगल जो आपका है, पोलराइजिंग एंगल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई सफिक्स में पी से। ये कितना है आपका 45 डिग्री है, ठीक है ना। द क्रिटिकल एंगल ऑफ द गिवन मीडियम कितना है, क्रिटिकल एंगल आपको फाइंड करना है। आप लिखेंगे म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ एक फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है आपका 10 आई सफिक्स में पी। 10 आपका आपका यहाँ आ जाएगा 10 45 डिग्री, तो ये 1 के इक्वल हो गया, यानी म्यू की वैल्यू आपकी 1 होगी, ठीक है ना। अब इसका अकॉर्डिंग टू द स्नेल लॉ या फिर अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, और जो क्रिटिकल एंगल होता है वो क्या होता है, साइन थीटा सफिक्स में सी इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। तो आपका हो जाएगा साइन थीटा सफिक्स में सी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, यानी कि 1 के इक्वल हो जाएगा। ये कितने की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि थीटा इक्वल्स टू आपका कितना था, 90 था, ठीक है। ओके, तो देखते हैं हम करेक्ट ऑप्शन जो हमारा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा है। हमारे करेक्ट ऑप्शन में 90 इज द करेक्ट आंसर। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारा दे रखा है, द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन इज, यानी कि मास ऑफ फोटोन इज, ठीक है। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन, ई यू टू क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, एच सी अपॉन लैम्डा। और आपको पता है एच सी अपॉन लैम्डा के केसेस में क्या हो जाता है, ई यू टू काइनेटिक एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ई यू टू आपका हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, इसके फॉर्म में बराबर होते हैं कि एनर्जी के इक्वल हो जाता है ये। ओके, तो मासेस के लिए जब हम बात करते हैं तो इसका जो मास आता है, मास h अपॉन सी लैम्डा के इक्वल आ गया। अगर आपको ऐसा पसंद नहीं है तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं
कि रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी हो गया, तो एम इक्वल्स टू एच अपॉन वी इंटू लैम्डा, या फिर आप लिख सकते हैं वी लैम्डा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारे पास कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं दे रखा, पर आप डाल सकते हैं एम इक्वल्स टू एच अपॉन वी लैम्डा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, the wavelength of de Broglie have associated with a moving particle does not depends upon its, देखिए इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं। जो मूविंग पार्टिकल होता है, ठीक है ना, हमें पता है कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी होता है, ठीक है ना, यानी कि जो वेवलेंथ इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट, तो ये हमें पता है एच अपॉन पी वी बोलते हैं इसे। ओके, लैम्डा जो होता है डिपेंड्स होता है, डिपेंड्स ओनली ऑन, ओनली ऑन मास ऑफ पार्टिकल, mass of particle, v velocity of particle, and its momentum, momentum, ठीक है, and its momentum, ठीक है ना, but not on its charge। अब देखिए ध्यान से, मास पर डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर नहीं करता है। हमें नहीं करने वाला देखना है कि निर्भर नहीं करता है, हमें नहीं करने वाला देखना है, ठीक है ना। तो मास पर निर्भर करता है, तो ये नहीं हो सकता है। चार्ज पर निर्भर नहीं करता है, चार्ज इज द करेक्ट ऑप्शन। वेलोसिटी पर निर्भर करता है, ये नहीं हो सकता। मोमेंटम पर निर्भर करता है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। 25 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। 25 के बाद हम 26 की बात करेंगे। 26 से जो हमारा क्वेश्चन है, ये किस तरीके से है, देखिए, द सोर्स ऑफ सन रेडिएंट एनर्जी इज, ठीक है, लिखे, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कर रहे हैं इसे। द सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ द सन, एनर्जी ऑफ द सन, ठीक है ना, इज ड्यू टू द conversion of hydrogen, hydrogen to helium, helium, solar energy, energy is created as a solar energy created as a, ठीक है ना, ओके, solar energy created as a uh, result of a process known as nuclear फ्यूजन। देखिए ध्यान से कि जो हमारी सोलर एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब हो गया नाभिकीय संलयन को, कैसे रिप्रेजेंट करती है,
नाभिकीय संलयन को। उसमें 4 हाइड्रोजन प्रोसेस होता है और नाभिकीय संलयन को सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज, यानी कि हाइड्रोजन नाभिक की बंद ऊर्जा है। ठीक है, देयर कैन नॉट बी एनी न्यूक्लियर, हाइड्रोजन नाभिक की कोई भी बंद ऊर्जा नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन नाभिक के न्यूक्लियस में सिर्फ दो आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो कि मास होता है, और उनके लिए किसी भी न्यूक्लियर बॉन्ड्स की जरूरत नहीं होती है। दो न्यूट्रॉन्स के लिए न्यूक्लियर बॉन्ड्स की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना? ओके, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में लिखा है कि आपका देयर कैन नॉट बी एनी, ठीक है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इन अ हाइड्रोजन, इन अ हाइड्रोजन atom, in a hydrogen atom, because the nucleus the nucleus contains at least, ठीक है, two nucleons, deuteron, deuterium, okay, deuterium, deuterium isotope of 2 mass unit of hydrogen, of hydrogen, ठीक है, atom, hydrogen atom is the simplest two nucleon bond stable system। ओके, तो देखिए इसमें किसी भी तरीके की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, और ज़रूरत नहीं होगी तो इस केसेस में क्या हो जाएगा कि आपका जो जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो एनर्जी आपकी होगी वो कैसी हो जाएगी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जीरो होगी। ओके, करेक्ट ऑप्शन 27। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 28, अब हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा दे रखा है कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू, उसका कॉज क्या है? ठीक है, ध्यान से देखना, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर देयर देयर आर नो सॉरी, मोर नो हो जाएगा, मोर मोर नंबर्स ऑफ होल्स, number of holes than number of free electron, number of free electrons, therefore therefore the conduction
the conduction in p-type semiconductor is due to greater number of holes and less number of free electrons तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शंस आपका होगा वो करेक्ट ऑप्शंस कौन सा होगा? ठीक है, देखिए पी टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण होता है आपका होल्स होंगे, ठीक है ना? ओके, होल्स होगा इसका, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर देयर आर मोर नंबर ऑफ होल्स होते हैं, तो इसमें होल होगा, ठीक है? ओके, और होल्स ही आपके प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिट्रॉन्स प्रोटॉन, इन्हें होल्स ही बोलते हैं, होल्स होगा। ओके, चलिए डी हो गया। डी के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 29 आपका है। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि यदि और गेट में एक निवेशी और दूसरा वन हो तो निर्गत होगा। और गेट, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो और गेट होता है, और गेट देखने में कैसा लगता है? इस तरीके का होता है और गेट। ये आपका, इसमें दो निवेशी होते हैं, यानी कि ए बी आपका ये इनपुट होता है, ये भी आपका इनपुट होता है, इसमें आउटपुट एक होता है, ये आपका आउटपुट होता है, ठीक है ना? इसका जो बूलियन एक्सप्रेशंस होता है, बूलियन एक्सप्रेशंस होता है, बूलियन एक्सप्रेशंस का मतलब हो गया जो इसका फार्मूला होता है, वो होता है y इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है? अगर मान के चलिए फर्स्ट, अब आप इसके टेबल बना लीजिए। टेबल में क्या है कि पहला ए आएगा, दूसरा बी आएगा, तीसरा वाई आएगा, ए बी वाई। पहला आपका क्या है? 0, बी क्या है? 1। तो वाई इक्वल्स टू पता है आपको, ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब देखें, इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर, हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30। ये 30 क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दे रखा है कि y इक्वल्स टू y, ठीक है, y इक्वल्स टू ए बी, ए डॉट बी के ऊपर बार प्लस बी डॉट ए के ऊपर बार, ठीक है? और इसमें a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 1, देन द वैल्यू ऑफ आपको y, यानी कि आपको आउटपुट आपको फाइंड करना है। तो ध्यान से सबसे पहले ये देखिए कि आउटपुट फाइंड करने के लिए आपने देखा कि गिवन डेटा में क्या क्या है, तो सब चीजों को पहले ठीक से ऑब्जर्व कीजिए। आपने किया y इक्वल्स टू a डॉट b बार प्लस आपका b डॉट a बार। ये जिसमें बार लग जाता है ना, ये आपके नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका नॉट गेट हो गया, ठीक है? ओके, ये डॉट लग गया, ये आपके एंड गेट को रिप्रेजेंट करेगा। कौन से गेट को रिप्रेजेंट करेगा? एंड गेट को रिप्रेजेंट करेगा। प्लस है, बूलियन एक्सप्रेशन जो प्लस होता है वो आपका और गेट को रिप्रेजेंट करता है, और गेट को रिप्रेजेंट करता है। बी आपका, फिर से आपका ये डॉट है वो आपके एंड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये बार आपका है वो आपके नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना? ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ए बार है, ए बार इक्वल्स टू 0 है, तो ए इक्वल्स टू आपका 1 आएगा। अगर बी इक्वल्स टू 0 है, तो बी बार इक्वल्स टू आपका 1 आएगा। पर हमारा गिवन दे रखा है कि a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 1।
अगर बार की कंडीशन में ए की जगह पर 1 रख दिया तो आपका ये 0 आ जाएगा, बी की जगह पर आपने 1 रखा तो बी बार की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 आएगी। यानी कि जो हमें निवेशी फाइंड होगा वो निर्गत फाइंड होगा, यानी कि जो भी हमें आउटपुट फाइंड होगा वो y इक्वल टू, जैसे ही मैंने इसमें वैल्यू पुट की है, आपने इसमें वैल्यू पुट की किसमें, ये जो इक्वेशन है आपकी a डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार, इसमें आपने ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपने इसमें पुट की है, ठीक है। ओके, अब पुट करने के बाद आपको आंसर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, y इक्वल टू ए की जगह आ गया 1, तो बी की जगह पर आपका कितना आ जाएगा, बार की जगह डॉट 0, प्लस बी की जगह पर आएगा 1, तो ए बार की जगह कितना आ जाएगा, डॉट 0 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए एंड गेट और गेट्स की कुछ कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आंसर निकालेंगे कि जो आपका एंड गेट होता है, एंड गेट होता है, इसमें क्या होता है, एंड गेट में साफ साफ होता है कि अगर आपका, ठीक है ना, एनी वन, ठीक है ना, इनपुट इज 0, देन आउटपुट ऑल्सो बी 0। इफ एनी वन इनपुट इज 0, इनपुट अगर आपका 0 है, देन आउटपुट ऑलवेज 0, ठीक है। ओके, अब और गेट के लिए देख लेते हैं, और गेट के लिए, और गेट में क्या है कि और गेट में अगर है कि आपका, ठीक है ना, इनपुट अगर आपका, इनपुट आपका 1 है तो आउटपुट आपका कैसा रहता है, 1 ही रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसका देखिए डॉट की वजह से डॉट प्रोडक्ट आपका एक भी 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भी कैसा है, एक भी 0 है तो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जो आंसर हमारा आने वाला है वो हमारा y इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। ओके, अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके जो ऑप्शंस हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इस करेक्ट है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखें, maximum and minimum amplitude of a modulated carrier's wave are 900 millivolt and 300 millivolt respectively. The value of modulations index will be, अब आपको modulations value find करनी है, तो modulations एम्पियर जो आपकी वैल्यू होती हैं, ठीक है। ओके, ध्यान से देखें, जो गिवन डेटा है आपका, सबसे पहले उसे निकाल लेते हैं, वो उसके रेशियो डिफरेंस के इक्वल होता है, यानी कि मॉड्यूलेशन आपका कितना, मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है ना। मैक्सिमम मॉड्यूलेशन जो आपका है वो कितना दे रखा है, ई मैक्सिमम जो आपका है वो 900 रिवोल्ट है, और मिनिमम जो आपका दे रखा है वो आपका 300 मिली वोल्ट है, ठीक है। ओके, अब मॉड्यूलेशन आपको देखना है, मॉड्यूलेशन आपका फॉर्मूला होता है ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम अपॉन आपका आ गया ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम। आपने वैल्यू रखी 900 माइनस 300 अपॉन 900 प्लस 300, तो ये आपका हो गया 600 अपॉन 1200, यानी कि आपकी 1/2 आपके ये हो जाएगा, 1/2 के फॉर्म में हो जाएगा तो 0.5 आ जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.5। आंसर देखते हैं, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा बी है, ठीक है। ओके, देन अगले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 हमारा किस तरीके से दे रखा है, 1 सेकेंड। क्वेश्चन, द ब्रॉडकास्ट रेडियो वेव्स द मॉड्यूलेशन इज, जो ब्रॉडकास्ट रेडियो वेव्स होते हैं उसका मॉड्यूलेशन किस तरीके से होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, या फिर आपका आयाम मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है, या फिर आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, या फिर आपका
फेज मॉड्यूलेशन होता है या फिर आपका ऑल ऑफ दिस। देखिए ध्यान से, जब भी किसी भी रेडियो वेव्स का मॉड्यूलेशन होता है तो वो हमेशा एम्पलीट्यूड्स के फॉर्म में होता है, जितना हाई एम्पलीट्यूड्स होगा उतना ही ब्रॉडकास्ट हाई होगा, ठीक है ना। ओके, इसे किस तरीके से देखिए, जो आपका रेडियो वेव है, रेडियो वेव्स आर जनरेटेड जनरेटेड artificially by an electronic device called a transmitter, which is connected to an antenna antenna which, ठीक है ना, radiates the waves, ठीक है। ओके, तो देखिए जब ये एंटीना से कनेक्ट होते हैं तो इसमें जो मॉड्यूलेशंस होता है वो आयाम मॉड्यूलेशंस होता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 32 है, 31 हो गया था, 32 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 33। सोलर सेल इज मेड अप ऑफ, जो सोलर सेल आपके होते हैं मेड अप ऑफ, ठीक है ना। एक्सप्लेन देखिए, जो सोलर सेल अप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये किससे मिलकर बने होते हैं, सेमीकंडक्टर से मिलकर बने होते हैं, सेमीकंडक्टर, ठीक है। ओके, मटेरियल मटेरियल लाइक, नंबर फर्स्ट आपका आता है सिलिकॉन, जिसका सिंबल होता है SI। नंबर सेकंड आता है गैलियम, आपका Gi, ठीक है ना। नंबर थर्ड होता है आर्सेनिक, जिसे आर्सेनाइट कहते हैं, ठीक है, A, ठीक है ना, S होता है। एंड कैडमियम, कैडमियम CD होता है। और एक आपका होता है टेलुराइड्स, टेलुराइड्स होता है, ठीक है ना। ओके, इन्हें इजिली तरीके से बनाया जा सकता है, टेलुराइड्स। सोलर सेल इज मेड अप टू द, अब सोलर सेल मेड अप टू द, ये जर्मेनियम है, ये नहीं होगा, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक ये नहीं हो सकता, इंडियम एंड फॉस्फोरस ये भी नहीं होता। सोलर सेल आपका जो बनता है वो सेमीकंडक्टर्स के थ्रू बनता है, और सेमीकंडक्टर जो होता है वो आपका सिलिकॉन होता है। ओके, थैंक यू सो मच।